कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। सामने से एक रजिस्टर लिया आया। माइक बंद कर बेटा, कौन ना वो लाना। अरे बेटा माइक बंद कर दे गौरव। ऑर्डर्ड पेयर, अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जो दो एलिमेंट का होता है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया 2a माइनस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 3,4। ये ऑर्डर्ड पेयर है। दो एलिमेंट को इस तरह से लिखना ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। और मेरे से पूछ लिया बताओ a और b की वैल्यू क्या है, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 3, a माइनस बी इक्वल टू 4, माइनस प्लस माइनस, तो a का वैल्यू हमारा आ गया माइनस। अब a माइनस बी 4 है, a का वैल्यू -1 रख दो, b उधर लेके जाओ, तो बेटा b का वैल्यू आ गया -5। दीज आर द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो एलिमेंट का पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो कभी कभी बिल्कुल सिंपल टाइप की प्रॉब्लम इस तरह की भी पूछी जा सकती है। आपसे बोल दे कि दो ऑर्डर्ड पेयर है और ये इक्वल दे दिया, बताओ a और b की वैल्यू क्या है। तो जैसे मैंने a और b की वैल्यू निकाली, उसी तरह से आपको a और b की वैल्यू निकालनी, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। अब जब ऑर्डर्ड पेयर आपका क्लियर है कि ऑर्डर्ड पेयर इस तरह का होगा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर ये है x, y, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, a, b, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इस तरह के जो पेयर होते हैं उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आया सबको? दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। दो एलिमेंट को मिला के जो एक पेयर बनता है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है वो चीज समझते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? दो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे दो सेट है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मैंने बोला ए है आपके पास 1 2, एक ए है हमारे पास 1 2 और बी है आपके पास 3 5। अब मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्रॉस, ए क्रॉस बी निकालना है। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो देखो ए क्रॉस बी कैसा आएगा? 1, 3, ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। 1, 5, 2, 3 और 2, 5, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ये इसके आपका। तो ए क्रॉस बी में क्या क्या आ गया बेटा आपका? 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या ये समझ में आया ए क्रॉस बी? किसी को दिक्कत है ए क्रॉस बी में? ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया बेटा। 1, 2, 3, 5 इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, ये 3 है। ठीक है। अब सपोज मुझे 1 को ए क्रॉस से निकालना है, तो मतलब इसका खुद के साथ तो क्या आएगा? देखो 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, दिस इज ए क्रॉस से। ये हमारा ए क्रॉस से आ गया। 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। क्या ये समझ में आया ए क्रॉस से? बेटा ए क्रॉस से समझ में आया सबको? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। अब सपोज यदि मैं बी क्रॉस बी निकाल रहा हूं, बी क्रॉस बी निकाल रहा हूं, तो बी क्रॉस बी आएगा बेटा। तो देखो 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 5 का 3 के साथ और 5 का 5 के साथ। दिस इज बी क्रॉस बी। क्या बोल रहा है बेटा? ये क्या बोला इसने? 1, 2 और 2, 1 में डिफरेंस है, बिल्कुल 100% यहाँ डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस है, सेट नहीं है ये ऑर्डर पेयर है। ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर अलग अलग है। यहाँ पर 1, 2 और 2, 1 में डिफरेंस है क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है। सेट में डिफरेंस नहीं होता। यदि आप सेट में बोलो, यदि मैं सेट्स बोलूं इससे 1, 2, 3 और फिर मैंने बोल दिया 2, 3, 1, तो दोनों एक ही बात है। ये सेट है, ऑर्डर पेयर नहीं है। तो सेट में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ डिफरेंस है।
यहाँ पहले 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, फिर उधर पहले 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस। तो ये आपका बी क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स निकालते हैं। अब देखो इस पर प्रॉब्लम आ चुकी है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। किस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई थी, मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ, जो प्रॉब्लम आई थी वही बता देता हूँ मैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी गई थी। तो देखो इधर इसमें क्या था, एक सेकेंड कहाँ गया, चलो मैं खुद से बना के बता देता हूँ, तो एक ही बात है, मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ पर दिख नहीं रहा मुझे। अरे कुछ नहीं, ऐसे प्रॉब्लम आई थी, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मैं खुद ही बना देता हूँ जो प्रॉब्लम है। A 1 2 3 5, B 2 4 7 8, C 2 5 7 8 9। मुझे निकालना है A क्रॉस B माइनस C। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई, मुझे A क्रॉस B माइनस C वैल्यू निकालना। अब देखो सबसे पहले मैं B माइनस C निकालूंगा। बेटा B माइनस C क्या होगा, B में से जो कॉमन एलिमेंट है वो देख लो आपके बस। तो B माइनस C आ गया हमारा सिर्फ 4। B माइनस C मतलब B में से जो भी C के एलिमेंट है वो हटा दो। तो सिर्फ B माइनस C कितना बचा बेटा, 4 बचा। अब मुझे A के साथ B माइनस C का A क्रॉस B माइनस C करना है। तो देखो 1,4 2,4 3,4 और 5,4, ये हमारा बेटा A क्रॉस B माइनस C। दिस इज A क्रॉस B माइनस C, ये हमारा A क्रॉस B माइनस C। क्या ये समझ में आया, ये क्लियर है सबको? भाई पहले B माइनस C निकाल लिया, फिर A के साथ A पहले है इसलिए पहले A के एलिमेंट आएंगे और दूसरी जगह B के एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारा आ गया A क्रॉस B माइनस C। इस तरह से हम क्रॉस निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। और भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे बोल दिया गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है आपसे। मैंने बोला A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 2 4 5 7 and C equal to 3 4 7। अब मुझे निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इस तरह की वैल्यू पूछ लो, तो सबसे पहले हमें B इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा। तो बोलो B और C में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, B और C में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 7 कॉमन आ रहा है। बिल्कुल सही है, 4 और 7 कॉमन आ रहा है। अब मुझे निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। पहले A का एलिमेंट आएगा फिर बाकी B इंटरसेक्शन C। तो देखो 1, 4 2, 4 3, 4 7, 1, 7 2, 7 और 3, 7। दिस इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन। ये आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन C आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये इस तरह से बेटा A क्रॉस आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले तो ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे A क्रॉस B में। सपोज कभी कार्डिनल नंबर पूछ ले A क्रॉस B का, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट mn होंगे, जहां मैं मान रहा हूँ A के अंदर m एलिमेंट है और B के अंदर n एलिमेंट है, मतलब दोनों का मल्टीपल। जितने जितने एलिमेंट है
उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेटा ए क्रॉस बी के। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? m और n एलिमेंट होंगे, mn एलिमेंट। जैसे एग्जांपल मैंने ए बोला 1 2 5 और बी बोला मैंने 3 4 7 3 4 5 7। अब यदि मुझे निकालना है कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 4 5 7, यदि मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो बेटा इसके अंदर 3 एलिमेंट और इसके अंदर 4 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 12 एलिमेंट हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 12 एलिमेंट। क्लियर है? अब यहाँ पर एक स्टार मार्क कर लेना। एक चीज है, यदि 5 है या बी 5 है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, दोनों में से कुछ भी 5 होगा तो ए क्रॉस बी आपका 5 होगा। कोई भी एक एम्प्टी सेट होगा तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा 5 के इक्वल है। कोई भी एक सेट आपका 5 आ गया, मतलब एम्प्टी सेट आ गया, तो फिर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के इक्वल हो। Then the Cartesian product will be equal to 5. Clear? कोई भी एक सेट 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 5 के इक्वल होगा। चलिए अब हम रिलेशन पे मूव कर जाते हैं। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात थी। अब रिलेशन क्या होता है, क्योंकि रिलेशन में क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आएंगे बेटा, रिलेशन क्या होता है वो समझते हैं। रिलेशन अब देखो, जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो आपका ए क्रॉस बी आया, जैसे आर है तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो भी आएगा वो ए क्रॉस बी में से ही आएगा, कोई अलग से नहीं आएगा, या ए क्रॉस ए में से ही आएगा। रिलेशन कहीं से भी अलग से नहीं आएगा, ए क्रॉस बी में से आएगा या ए क्रॉस ए में से आएगा। अब रिलेशन होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे बोला ए इक्वल टू 1 2 3 5 and relation are x comma y such that x divides y for all x y belongs to a। हमें दो एलिमेंट लेने हैं x और y a में से, और ऐसा लिखना है कि x y को डिवाइड करे। तो बेटा ध्यान से समझना, सब मैंने लिया 1, क्या 1 1 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 1 2 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 1 3 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 1 5 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। भाई x डिवाइड्स y। फिर 2 1 को डिवाइड कर रहा है क्या बेटा? फिर मैं दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं 2, क्या 2 1 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, तो नहीं आएगा। 2 2 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 2 3 को कर रहा है? नहीं कर रहा। 2 5 को कर रहा है? नहीं कर रहा। 3 1 को कर रहा है? नहीं कर रहा। तो क्या आएगा? सिर्फ 3 3 आएगा और लास्ट में 5 5 आएगा। ये हमारा रिलेशन आ गया सर। 1 1 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 5 5 2 2 3 3 5 5। दिस इज रिलेशन। ये इसका रिलेशन आ रहा है। ये रिलेशन आर कहलाएगा आपका। और एक और एग्जांपल लेता हूं तो समझने के लिए। रिलेशन आर इक्वल टू a comma b such that a plus 2b equal to 10 और a b belongs to नेचुरल नंबर। तो मेरा रिलेशन क्या होगा समझना बेटा। a plus 2b 10 के इक्वल है और a और b दोनों नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो बेटा आप इसमें बड़ा ये है तो b की वैल्यू रखते जाओ। सब b की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो b की वैल्यू 1 रखी, तो ये 2 इधर जाएगा तो a का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। तो पहला एलिमेंट आ गया हमारा 8 कोमा 1। a का वैल्यू 8 और b का वैल्यू 1। ये समझ में आया 8 कोमा 1 कैसा है? क्या बेटा 8 कोमा 1 कैसा है? समझ में आया? अब सब b का वैल्यू 2 रखा मैंने, b का वैल्यू मैंने 2 रखा, तो b का वैल्यू 2 रखने पे a का वैल्यू कितना आएगा?
नहीं आया मुझको, समझ में नहीं आया, दोबारा देख लो, वापस देखो। मुझे ए बी का वैल्यू रखना है, सब बी का वैल्यू यहाँ पर ए कोमा बी, पहले ए आएगा फिर बाद में बी आएगा, तो मैं पहले बी का वैल्यू रख रहा हूँ। बी का वैल्यू 1 रखा, यदि मैंने बी का वैल्यू 1 रखा तो ये 2 हो गया, इधर जाके 8 हो गया, तो ए का वैल्यू 8 आ गया। सब बी का वैल्यू 2 रखा मैंने, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 इधर आया तो 6 हो गया, तो बी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 6 आ गया। सब बी का वैल्यू मैंने 3 रखा, यहाँ 3 रखो तो ए का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, बिल्कुल सही है। सब बी का वैल्यू 4 रखा मैंने, 4 रखा तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। सब मैंने बी का वैल्यू 5 रखा, बी का वैल्यू 5 रखा तो ए का वैल्यू 0, 0 आ सकता है क्या बेटा, नेचुरल नंबर है, नहीं आ सकता। हमारा ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, तो बस आपके ये 4 एलिमेंट आएंगे बेटा इसमें रिलेशन, इसमें रिलेशन में ये 4 एलिमेंट आएंगे, 8,1, 6,2, 4,3 और 2,4। क्या समझ में आया, क्लियर है बेटा। अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है बेटा रिलेशन का, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये कहलाता है बेटा डोमेन। डोमेन, द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, ये इसका डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है, और सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। रिलेशन का सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। तो इसका डोमेन आ गया हमारा 8642 और रेंज आ गया आपका 1234। These are called domain and range. First element is called domain, second element is called range. क्या ये समझ में आया हो? डोमेन का मतलब ये होता है कि आपकी x की वैल्यू क्या क्या है, जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है बेटा। अभी बाकी डोमेन का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो तो रेंज में रिलेशन फंक्शन में पता लगेगा, लेकिन यहाँ डोमेन का मतलब है जो पहला एलिमेंट है, जो x की वैल्यू आप रखो या जो a की वैल्यू आप रखो, इसको रखने पर ये आपका है, तो डोमेन ये होता है। बाकी फंक्शन में बताऊंगा डोमेन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। यहाँ तो आपका फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज, दिस इज सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज, ये डोमेन और रेंज। और एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल से समझते जाएंगे हम कि किस तरह से आपका फंक्शन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, क्योंकि आपको रिलेशन इसी तरह से वहां पर तो बना हुआ आएगा, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह से a equal to 1 2 3 up to 14 relation are x comma y such that 3x minus y equal to 0, x y belongs to capital A। ये आ गया मतलब a का वैल्यू 1 से लेकर 14 तक है, रिलेशन आर आपका x comma y है, और इस तरह से है कि 3x minus y 0 के इक्वल, और एक्स वाई आपका ए को बिलोंग कर रहा है। अब इसमें बड़ा एक्स है तो एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे भाई, एक्स की वैल्यू 1 रखो, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, एक्स की वैल्यू 1 रखने पर वाई की वैल्यू 3 आ रही है, दोनों वैल्यू इसमें से आनी चाहिए बेटा। एक्स की वैल्यू 2 रखने पर वाई की वैल्यू 6 आ रही है, एक्स की वैल्यू 3 रखने पर वाई का वैल्यू 9 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 4 रखने पर वाई का वैल्यू 12 आ रहा है, और एक्स की वैल्यू 5 रखने पर वाई का वैल्यू आना चाहिए 15। क्या 15 आपके ए में है क्या, 15 क्या ए में है कि नहीं, तो ये आपका रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। अब मैंने बोला डोमेन, व्हाट इज द डोमेन, इसका डोमेन आ गया 1 2 3 4, एंड व्हाट इज रेंज 3 6 9 12, दिस इज द रेंज, ये इसका रेंज आ गया। तो डोमेन इज 1 2 3 4 एंड रेंज इज 3 6 9 12, ये इसका डोमेन और रेंज आया समझ में। स्टार मार्क करके लिखो, नंबर ऑफ रिलेशंस कभी पूछ ले आपसे,
तो 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर m। अब mn का मतलब है किसका किसके ऊपर रिलेशन दे दिया गया आपका। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं तुम्हें। If the relation R is from A to B, हाँ बेटा, relation R is from A to B। अब A है आपका 1 2 और B है 4 5 7। Find the number of relations। Find the number of relations। तो हमें इसका नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना। तो बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर m है। m कितना है? 2 एलिमेंट है। n कितना? 3 एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं आपके? 64 नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन आपके 64 हो सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है बेटा? एक और देखो, if the relation is from A to A, relation is from A to A, A है आपका 1 2 3 5 या 1 2 3 ले दो चलो। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। तो हमें इसका नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है? तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए 2 की पावर एम एन, एम भी उतना ही और एन भी उतना ही, मतलब 3 × 3 2 की पावर 9 है। और 2 की पावर 9 निकालोगे तो कितना आएगा? 512 रिलेशंस आ गए। सो नंबर ऑफ रिलेशन हो गया आपका 512। These are the number of relation। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसका आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, शुरू के 2-3 मैं बताऊंगा, वो नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आईडी के लिए। 3 रिलेशन, स्टार्टिंग के 3 रिलेशन पे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला ले रहा हूं मैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, उसको मैं बोलूंगा एम्प्टी रिलेशन। कैसे? जैसे एग्जांपल में देखता हूं, A = 1 2 3 4 and relation are A, B such that A minus B is greater than 6, AB belongs to capital A। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका डिफरेंस 6 से ज्यादा है। 1 2 3 4 आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम डिफरेंस आपका 3 आ सकता है बेटा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। तो इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है बेटा, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो इसका ये कौन सा रिलेशन हो गया आपका? ये रिलेशन हमारा एम्प्टी रिलेशन हो गया, क्योंकि एक भी रिलेशन नहीं आ रहा है, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा। कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे है ही नहीं जिनका रिलेशन, जिनका डिफरेंस आपका 6 से ज्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? काम नहीं आएगा बिल्कुल भी, कहीं नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड, ये भी कहीं पे भी काम नहीं आएगा। एंड दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन।
यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जिसमें सब कुछ आएगा, जैसे मैंने आपसे बोल दिया A इक्वल टू 1 to 3 और मैंने रिलेशन डिफाइन किया A, B such that A minus B is less than equal to 4 या लेस देन इक्वल टू 2 और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मुझे दो एलिमेंट का डिफरेंस 2 और 2 से कम, तो देखो 2 और 2 से कम, 1 1 0 बिल्कुल 2 से कम है, 1 2 -1 बिल्कुल 2 से कम है, 1 3 -2 बिल्कुल 2 से कम है, 2 1 1 बिल्कुल 2 से कम है, 2 3 -1 बिल्कुल 2 से कम है, 3 1 2 बिल्कुल, 3 2 1 और 3 3 0। सारे एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्योंकि आर आपका ए क्रॉस ए के इक्वल आ रहा है, ए क्रॉस ए के अंदर भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं बेटे, ए क्रॉस ए के। यदि आर और ए क्रॉस ए आपस में इक्वल आ जाए तो इसको फिर हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा हूं, पूछा क्या जाएगा वो मैं बता दूंगा। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन क्योंकि आर आपका ए क्रॉस ए के इक्वल आ रहा है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। सारी वैल्यू आ गई। तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप देख लीजिए। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन now what is identity relation? A relation or on set, a relation or on set is said to be identity relation, is said to be identity relation if every element is related to itself only. Every element is related to itself only. यदि हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड है, यदि हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड है तो मैं उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलूं। कैसे? एग्जांपल, जैसे मैंने बोला A इक्वल टू 1 2 3 और मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया x, y such that x minus y equal to 0, xy belongs to capital A। हमें x और y ऐसे लेना है ताकि इनका डिफरेंस 0 आ जाए। तो बेटा यदि ये डिफरेंस 0 आ रहा है तो क्या क्या आएगा? एक तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा और 3 3 आएगा। खुद का खुद के साथ रिलेशन, क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन आ रहा है, 2 का 2 के साथ रिलेशन आ रहा है और 3 का 3 के साथ रिलेशन आ रहा है। केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया? खुद का खुद के साथ रिलेशन केवल। जैसे आपके पास ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो यदि ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3 तो आपके पास आएंगे 1 1 2 2 3 3। ये केवल 3 एलिमेंट आएंगे, 1 1 2 2 3 3। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इसको आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम अगले जितने भी रिलेशन बोलेंगे, 3 रिलेशन बताऊंगा अगले, और यही पूछा जाएगा। जिन्होंने उनके पास मैथमेटिक्स की उनको पता है ये 3 ही पूछे जाते हैं। तो हमारा जो 4th रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिलेशन आपसे पूछा जाएगा। डेफिनेशन लगभग सेम है, बस एक लास्ट लेटर लास्ट वर्ड हट जाएगा। और रिलेशन आर ऑन सेट ए
is said to be reflexive. Reflexive if every element is related to itself. Every element is related to itself. यदि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। अब पिछली वाली डेफिनेशन और इस वाली डेफिनेशन में एक हल्का सा अंतर है। क्या अंतर है पिछली वाली डेफिनेशन और इस वाली डेफिनेशन में? उसमें ओनली था, इसमें ओनली नहीं। इसका मतलब खुद के साथ रिलेशन तो होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी आ जाए तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने एक ए दिया 1 1 ए दिया मैंने 1 2 3 और मैंने रिलेशन दिया आपको 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 और मैंने आपसे पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव है? मैंने आपसे पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप बोलोगे बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि मेरे पास ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो बेटा 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। क्या ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। ये रहा हमारा 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ये तीनों एलिमेंट आने चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा बेटा। एक भी नहीं आएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यदि ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो ये तीनों एलिमेंट आने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आए इसको कोई मतलब नहीं। उसके अलावा कुछ भी आए बेटा, हाँ जो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है वो सब होंगे। जो ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है वो सब होंगे, आइडेंटिटी को छोड़ के। रिफ्लेक्सिव भी होगा, आगे मैं जो बताऊंगा वो भी होगा, और आगे लास्ट वाला जो है वो भी होगा। यूनिवर्सल रिलेशन तो सब होंगे। ठीक है, तो 1 1 1 3 ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 नहीं आ रहा, 1 3 आ रहा है। आइडेंटिटी में तो केवल 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यदि इनमें से एक भी गायब कर दोगे आप तो बेटा फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सब मैंने 2 2 हटा दिया, सब मैंने 3 3 हटा दिया लास्ट में। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप मना कर दोगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 3 नहीं आ रहा है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। तो बेटा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन समझ में आ गई सबको? रिफ्लेक्सिव का मतलब है जितना एलिमेंट होंगे उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उसको समझिए। पहला एग्जांपल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, line is parallel to other line. ये आपका एक रिलेशन दे दिया। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो बेटा एक लाइन खुद के पैरेलल होती है। एक लाइन हमेशा खुद के पैरेलल होती है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसी के पैरेलल है, बिल्कुल इसी लाइन के पैरेलल है। तो एक लाइन खुद के पैरेलल होती है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। खुद के साथ रिलेशन है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। एक लाइन खुद के पैरेलल होती है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव। यदि मैं ट्राइंगल की बात करूं, सिमिलर ट्राइंगल्स, a triangle is similar to another triangle. A triangle is similar to another triangle. अब एक ट्राइंगल खुद के भी सिमिलर होता है बेटा, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। और सिमिलर की जगह आपका आ गया कॉन्ग्रुएंट। एक ट्राइंगल खुद के भी कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। एक लाइन खुद के पैरेलल होती है इसलिए वो रिफ्लेक्सिव में आएगा। एक ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है वो रिफ्लेक्सिव में आएगा।
एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, वो भी रिफ्लेक्सिव में है। So these are called reflexive relation. ये सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। क्लियर है? एक और मैं बोलता हूं एग्जाम्पल। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? A is greater than equal to B, तो B की जगह A लिख के देखो बेटा। रिफ्लेक्सिव के लिए B की जगह A लिख के देखो। तो A खुद के इक्वल है बेटा, इक्वल टू का साइन लग रहा है, इसका मतलब है दिस इज रिफ्लेक्सिव। A is greater than equal to A, क्या A के इक्वल है? बिल्कुल है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो। ऐसा करते हैं। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट रिलेशन। फिर अभी मिक्स प्रॉब्लम करवाएंगे जब क्लियर हो जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और रिलेशन आर ऑन सेट, और रिलेशन आर ऑन सेट is said to be symmetric, is said to be symmetric if A comma B belongs to R, implies that B comma A belongs to R। सिमेट्रिक कब होगा? यदि A का B के साथ रिलेशन है तो बेटा B का भी A के साथ रिलेशन आना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक हो। और रिलेशन R is said to be symmetric if A comma B, मतलब A का B के साथ रिलेशन है तो बेटा B का भी A के साथ रिलेशन आना चाहिए, तब जाके वो सिमेट्रिक कहलाता है। देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। कैसे? लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बेटा यदि एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो बेटा दूसरी लाइन पहली लाइन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन पहली लाइन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? होगी, ऑब्वियसली होगी। एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी पहले के परपेंडिकुलर होगी। इसको ऐसा बोलते हैं L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो बेटा L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी, L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया भाई हमारा परपेंडिकुलर वाला? दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब वो आपसे कैसे पूछेगा? डायरेक्ट पूछेगा वो आपसे, R इक्वल टू 1 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 और 2 1। क्या ये सिमेट्रिक है? वो यूं पूछेगा। तो बेटा ये खुद का खुद के साथ मत देखो, बस इसको देखो 1 2 का उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, चलो ये तो क्लियर है। 2 3 का उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, चलो ये भी क्लियर है। 3 1 का उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर है? खुद का मतलब ए का रिलेशन बी के साथ, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ आना चाहिए, तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो देखो यहाँ सबका उल्टा के साथ आ रहा है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन।
अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, और रिलेशन आर ऑन सेट है, और रिलेशन आर ऑन सेट है is said to be transitive, is said to be transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, implies that AC belongs to R. ये बोल रहा है बेटा A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है, तो बेटा A का B C के साथ रिलेशन आना चाहिए. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, A लेस देन इक्वल टू B, और मेरे से पूछा गया है क्या ये ट्रांजिटिव है, तो मैं बोलूंगा A लेस देन इक्वल टू B, B लेस देन इक्वल टू C, तो बेटा A लेस देन इक्वल टू C. बिल्कुल सही है. A B से छोटा है या बराबर है, B C से छोटा है या बराबर है, तो बेटा ऑब्वियसली A C से छोटा है या बराबर हो. भाई A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो ऑब्वियसली A C से छोटा होगा, तो ये ट्रांजिटिव है. समझ में आया? A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A C से छोटा होगा. और यदि तीनों इक्वल होंगे तो इक्वल तो होगा इसी अपना, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ऐसे ही A डिवाइड्स B, ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा बेटा, इसको याद रखना. A डिवाइड्स B, यदि A B को डिवाइड करता है और B C को डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली A तो C को डिवाइड करेगा. इसलिए बेटा जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ A डिवाइड्स B, तो मैं बोल रहा हूँ 2,4 और सपोज 4,16. A B को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल सही. 4 16 को डिवाइड कर रहा है, तो बेटा क्या 2 16 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? 2 16 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन आएगा, ये भी याद रखना आप. दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन. अब देखो क्या होता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज आपको याद रखनी. जैसे मैंने A बोल दिया 1 2 3, और मैंने रिलेशन R बोल दिया आपसे 1 1 1 2 2 1 और 1 3. एक काम करो 1 2 2 2 3 3, मैं तो इतना ही बोल देता हूँ. चलो अब मैंने आपसे पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है. क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि 1 2 आ रहा है लेकिन 2 1 नहीं आ रहा. क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? और भी बताओ. रिद्धि ने जवाब दिया बस. क्या ये ट्रांजिटिव है? बेटा ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है. ये ट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिव इसलिए है 1 2 2 2, तो 1 2 आना चाहिए. आ रहा है 1 2 1 2 2 2, भाई 2 से आगे रिलेट कर रहा है 2 2, तो 1 2 आना चाहिए. तो 1 2 तो है मेरे पास, तो ये ट्रांजिटिव है. अब यदि इसकी जगह सिर्फ ये बोला जाता, अब मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं. सिमेट्रिक है? नहीं. क्या ट्रांजिटिव है? यस, ये ट्रांजिटिव है बेटा, ये ट्रांजिटिव है. ये ट्रांजिटिव है. कैसे? यही तो बात है. 1 3, क्या 3 को कोई आगे रिलेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. कर रहा होता तो आना चाहिए था, कर रहा होता तो आना चाहिए था. नहीं कर रहा, उसकी गलती थोड़ी है बेटा. यदि 1 3 है और 3 को 5 है तो 1 5 आना चाहिए था, या 1 3 है या 3 2 है तो 1 2 आना चाहिए था, लेकिन 1 3 है
और 3 को कोई आगे रिलेट कर ही नहीं रखा तो इसकी गलती नहीं है, ये ट्रांजिटिव होगा। मतलब कोई रिलेशन आगे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसकी गलती नहीं है। और इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और मैं हर बार देता हूं जब भी है, सबको पता है जिन्होंने 12th पढ़ी है, x is wife of y। ये रिलेशन की बात करें तो ये ट्रांजिटिव है, x is wife of y। तो बेटा आगे क्या रिलेशन पॉसिबल है? y is wife of z पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो जब रिलेशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब x is wife of y is a transitive relation। x is wife of y क्योंकि आगे रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल होता तो आना चाहिए था, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है तो मैं आगे उसको सोचूंगा ही नहीं, ट्रांजिटिव मानूंगा मैं उसको। मेरी बात समझ में आई सबको? भाई यदि ये रिलेशन आगे पॉसिबल होता तो मैं उसको समझता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है तो मैं इसको मानूंगा ट्रांजिटिव है। ये सिर्फ ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, सिमेट्रिक होगा नहीं। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक खुद की वाइफ है। फिर सिमेट्रिक होगा नहीं, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई इज वाइफ ऑफ एक्स थोड़ी होगा, तो ये भी पॉसिबल, ये भी आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई और वाई आगे कंटिन्यू करेगा ही नहीं रिलेशन को, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव। मेरी बात समझ में आई? चलो कल प्रॉब्लम करेंगे जब क्लियर हो जाएगा। अब एक लास्ट और बता देता हूं, फिर कल हम इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे। यदि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यदि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, देन a relation is an equivalence relation, then relation is an equivalence relation। तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे बेटा। देन द रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी। यदि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस पे कोई ज्यादा आएगी तो एक प्रॉब्लम आती है और वो मैं बिल्कुल इजी प्रॉब्लम आती है, तो कल हम इसकी 15 मिनट में हो जाएगा ये रिलेशन, इसमें कुछ भी नहीं है रिलेशन। तो रिलेशन 15 मिनट में होने के बाद हम फंक्शन कल स्टार्ट कर देंगे। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? चलिए, और मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।